हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं राजेश कुमार द सेलेक्ट ऑनलाइन क्लासेस पे एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं। आपको पता है कि हम लोग ज्योमेट्री स्टार्ट किए पढ़ना, तो कल हमने इंट्रोडक्शन क्लास आपको दिया था और हमने बताया था कि आज से हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे पॉइंट से आपको पढ़ाना। तो कल ज्योमेट्री का बिल्कुल हमने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया था आपको, ओरिजिन ऑफ ज्योमेट्री, एंड हमने आपको सिलेबस के बारे में बताया था कि आपको पढ़ना क्या क्या है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो आप लोग बिल्कुल एक अच्छे से नोट्स बनाइए और पहला लिखिए पॉइंट। पॉइंट 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 का मतलब क्या होता है? बिंदु। पॉइंट की हिंदी क्या हो गई? बिंदु। देखिए, थोड़ा बहुत हिंदी इंग्लिश गलत हो सकता है। आपको मैथ सीखना है तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा बहुत गलत हो सकता है। कहीं बिंदु में छोटी यू होगा बड़ी यू होगा, इतना हमें खुद नहीं पता है कि छोटी यू होगा बड़ी यू होगा। आप लोग इतनी सी बात तो समझ रहे हैं, कहीं इंग्लिश में भी थोड़ी बहुत गलती हो सकती है। तो पॉइंट का मतलब बिंदु। पॉइंट हैज नो डायमेंशन, यानी कि कहने का मतलब कि पॉइंट हैज नो लेंथ, नो ब्रेथ एंड नो हाइट, यानी पॉइंट की कोई भी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है। पॉइंट कैन नॉट बी मेजर, पॉइंट को मापा नहीं जा सकता है। पॉइंट को मापा नहीं जा सकता। पॉइंट क्या है? मैं ये भी कह सकता हूं कि पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन। पॉइंट हैज यूनिक लोकेशन, और इसको दिखाते कैसे? डॉट से। जैसे ये डॉट है ना, इसको दिखाते कैसे? डॉट से। बात आप समझ पाए? तो ये पॉइंट है, इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। कहने का मतलब अगर आप इसको मापना चाहें तो आप इसे माप नहीं सकते हैं, ठीक है। इसकी कोई लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, ये यूनिक लोकेशन होता है ये पॉइंट, ठीक है ना। अगला आप हेडिंग डालिए, पॉइंट के बाद लाइन। अगला पॉइंट डाल दीजिए, पॉइंट के बाद लाइन। लाइन इंपॉर्टेंट है। लाइन में आपको क्या क्या पढ़ना? लाइन, लाइन मतलब रेखा, ठीक है। लाइन का मतलब रेखा। लाइन हैज नो एंड पॉइंट, लाइन का कोई अंतिम बिंदु नहीं होता है। कहने का मतलब अगर मैं ऐसे शो करूं, आप समझिए लाइन है ये इसको एरो से शो करते हैं। ये इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है और इधर भी इनफाइनाइट तक जा सकती है, ठीक है। अगर हम इसको नाम दे दें ए और बी तो क्या हो जाएगा? लाइन ए बी। और इसको हम शो कैसे करते हैं? तो इसके ऊपर ऐसे, ये क्या है? लाइन ए बी, ठीक है। इसको शो करने का तरीका है। तो लाइन हैज नो एंड पॉइंट, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ये भी इनफाइनाइट यानी कि अनंत तक जा सकती है और इधर भी अनंत तक जा सकता है। एक बात और समझिए, जैसे अभी हमने आपको बताया है कि पॉइंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, नो डायमेंशन, लेकिन लाइन का एक डायमेंशन होता है। लाइन हैज वन डायमेंशन। लाइन का एक डायमेंशन होता है, इसकी सिर्फ लेंथ होती है। क्या होती है? ओनली लेंथ, सिर्फ लंबाई होती है, चौड़ाई भी नहीं होती है और ऊंचाई भी नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? तो ओनली लेंथ। आप बात समझ पाए हैं। लेकिन आपको ये पता है कि हम अपने जो सिलेबस में है वो लाइन नहीं है, वो लाइन सेगमेंट है। क्या है? आप बात समझ लीजिए, वो अपने जो सिलेबस में वो क्या है? लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसकी हिंदी क्या होगी? रेखाखंड। जैसे अगर एक लाइन मान लीजिए ऐसे आपको दिया गया है, अगर मैं इधर से ऐसे मिटा दूं और इधर ऐसे मिटा दूं तो मैं कह सकता हूं कि ये भी एक रेखाखंड है। और इसको हम शो कैसे करेंगे? ऐसे। जैसे आपको पता है कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं है, तो रेखाखंड का दो एंड पॉइंट है, एक तो ये और एक ये इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा, ये एंड पॉइंट और ये एंड पॉइंट। बात आप क्लियर समझ पाए हैं? अपने जो सिलेबस में क्या? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। तो बात क्लियर है। हमने और बताया कि लाइन हैज नो एंड पॉइंट, उसके बाद हमने बताया कि लाइन सेगमेंट का दो एंड पॉइंट होता है। दूसरा हमने बताया कि लाइन हैज वन डायमेंशन, ये सिर्फ एक डायमेंशन होता है, सिर्फ इसकी लंबाई होती है।
इसकी चौड़ाई नहीं होती और ना ही इसकी ऊंचाई होती। बात आप समझ पाए हैं। अब लिखिए इसमें टाइप ऑफ लाइंस। अब अगला हेडिंग लगाइए आप, टाइप ऑफ लाइन। आप अगला हेडिंग लगाइए, टाइप ऑफ लाइन। रेखा के प्रकार, ठीक है। अब आप अगला हेडिंग लगा लीजिए, टाइप ऑफ लाइंस, रेखा के प्रकार, ठीक है। इसमें आपको इंपॉर्टेंट है, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी कराते रहेंगे। मैंने आपको कहा है कि हम आपको जो जो चीज़ पढ़ाएंगे, जैसे अभी शुरुआत हमने किया, पहला पॉइंट आपने सिलेबस लिखा होगा, तो उसमें हमने पहला पॉइंट स्टार्ट किया लाइन एंड एंगल। वहां से हम लाइन एंड एंगल आपको पढ़ाने के बाद कम से कम 10-20 क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। यानी हर चीज़ें पढ़ाने के बाद मैं 10-15 क्वेश्चन लूँगा, तो आप क्या, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके बाद में जब आपकी थियरी पूरी खत्म हो जाएगी, तो मैं मेंस के, सीडीएस के और सीपीओ के कम से कम 500 सवाल आपको लूँगा, ताकि आपके सारे डाउट, जो भी डाउट हो, क्लियर हो जाए। कुछ चीज़ें मैं आपको थियरी बताते समय बताता चलूँगा, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको क्वेश्चंस कराते ही समय उसको बताया जाएगा। तो आप बात समझ पाए हैं। चलिए अब देखिए लाइन के प्रकार। तो पहला लाइन है, आप लिख लीजिए पैरेलल लाइन। कौन सी लाइन? पैरेलल लाइन। ये ई है। पैरेलल लाइन को क्या लिखते हैं? समांतर रेखा। समांतर रेखा। अब बात समझ गए। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? जैसे ये दो लाइनें पैरेलल हैं, अगर मैं इसका नाम दे दूं L और इसका नाम दे दूं M, अब मैं कह सकता हूं कि दोनों ही लाइनें पैरेलल हैं, L और M। पैरेलल का मतलब कि इनका कहीं भी अगर ये इनफाइनाइट तक चलती चली जाए, तो कोई भी इनका इंटरसेक्शन पॉइंट नहीं होगा, कोई भी इनका कटान बिंदु नहीं होगा, ठीक है। यानी दो लाइनें अगर पैरेलल हैं तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा जहां वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हों। यानी मैं ये भी कह सकता हूं, एक बात समझिए, कि अगर दो लाइनें पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो ये लंबवत दूरी है, ये जो उनके बीच की जो लंबवत दूरी है, वो इनफाइनाइट तक बराबर ही रहेगी, कहीं भी कम और ज़्यादा नहीं होगी। बात आप समझ पाए हैं। इसको शो कैसे कर सकते हैं? तो हम ऐसे दिखा सकते हैं, लाइन L पैरेलल है M के। अब बात क्लियर हो पाई। लाइन L पैरेलल है लाइन M के। अगला देखिए, अगला पॉइंट है ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन की हिंदी क्या हो गई? छेदक रेखा, सॉरी तिर्यक रेखा। ट्रांसवर्सल लाइन की हिंदी क्या हो गई? तिर्यक रेखा। आसान है। जैसे ये दो पैरेलल लाइंस हैं, आपको ये पता है ये दोनों क्या है? पैरेलल लाइंस। अगर इन दोनों पैरेलल लाइंस को कोई भी एक रेखा ऐसे अगर मैं खींच देता हूं, तो क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा। कैसी रेखा? तिर्यक रेखा। ये क्या है? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल लाइन। अब बात समझ पाए हैं, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन को कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करती है 2 पॉइंट्स पे, तो ये क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन। अगला लाइन लिखिए आप, परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर लाइन मतलब कि लंबवत रेखाएं। लंबवत रेखाएं या लंबवत रेखा। जैसे मैं अगर कहता हूं, मान लीजिए एक लाइन है और दूसरी लाइन में इस पे ऐसे खींच दिया हूं, ये मान लीजिए A है, ये B है, और ये C है, और ये D है। ये दोनों लाइनें क्या हैं? मैं ये भी कह सकता हूं कि लाइन जो CD है वो AB पर लंबवत है, या मैं ये भी कह सकता हूं CD पर AD लंबवत है कि नहीं है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, मैं लिख सकता हूं कि CD परपेंडिकुलर है किस पे? AB पे। अब बात समझ पाए हैं। ये जो परपेंडिकुलर का साइन है, लंब का साइन है, तो मैं कह सकता हूं कि जो लाइन CD है वो लाइन AB के बिल्कुल लंबवत है। अगला आपको अगला पॉइंट लिखिए, मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, ये 3 हो गया। अगला मैं लिख रहा हूं,
चलिए अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4 आपका है कनकरेंट लाइन। कनकरेंट लाइन इसका मतलब होता है संगामी रेखाएं। संगामी रेखा का मतलब यह हुआ जब किसी एक बिंदु से बहुत सारी रेखाएं पास होती हैं तो सारी की सारी रेखाएं क्या कहलाती हैं? संगामी। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि ये एक बिंदु है, मैंने एक लाइन खींचा, ऐसे ये मान लीजिए एक बिंदु है, यहाँ से ये भी लाइन पास हो रही है, 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 ये भी लाइन पास हो रही है। तो ये जितनी लाइनें हैं ये सारी की सारी लाइनें क्या होंगी? संगामी होंगी। बात क्लियर है? यानी जब किसी एक पॉइंट से, जब किसी एक बिंदु से बहुत सारी लाइनें पास होती हैं तो सारी की सारी लाइनें क्या कहलाती हैं? संगामी रेखाएं कहलाती हैं। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर 5 कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब क्या हुआ? संपाती रेखाएं। बात ध्यान से समझिएगा, दोनों में डिफरेंस है। ये संगामी रेखाएं हैं और यह संपाती रेखाएं। इसका हम यूज आपको बताएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका भी यूज है। जब दो लाइनें एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाती हैं तो क्या है ये कोइंसिडेंट लाइन। मान लीजिए एक लाइन ऐसे है और इसी के ठीक ऊपर अगर मैं कोई दूसरी लाइन ओवरलैप करा देता हूं, मान लीजिए इसी के ऊपर मैंने एक लाइन बना दिया ऐसे, अब बात समझे, यानी ठीक उसी के ऊपर अगर मैं एक दूसरी लाइन को ओवरलैप करा दूं तो ये दोनों ही लाइनें क्या हो जाएंगी? एक दूसरे के कोइंसिडेंट हो जाएंगी। कोइंसिडेंट का मतलब कि संपाती हो जाएंगी। बात आप समझ पाए हैं? क्लियर हो गया? अभी आपने समझ लिया कि लाइन, तो हमने आपको बता दिया पैरेलल लाइंस, ट्रांसवर्सल लाइन, उसके बाद हमने बताया परपेंडिकुलर लाइन, कनकरेंट लाइन और कोइंसिडेंट लाइन। अब अगला हेडिंग लगा लीजिए पैरेलल लाइंस। अगला हेडिंग लगा लीजिए। अगला हेडिंग आपका रहेगा एंगल। बात समझ रहे हैं? अगला हेडिंग आपने क्या पढ़ लिया? पॉइंट, पॉइंट के बाद लाइन, अब लाइन के बाद आ जाइए एंगल पे। एंगल मतलब कोण। अब कोण कैसे बनेगा? कोण कब बनेगा भाई? दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही कोण कहते हैं। बहुत आसान डेफिनेशन है। मैंने क्या कहा कि दो रेखाओं के बीच झुकाव को ही क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। जहां दो रेखाएं एक दूसरे के झुकाव होती हैं वो क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। एक बात और समझिए, जो कोण होता है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होता है। कैसा होता है? एंटी क्लॉकवाइज। जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं, जो पॉजिटिव एंगल्स होते हैं वो आपका क्या होगा? एंटी क्लॉक। और जो क्लॉकवाइज होगा वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल्स। बात आप समझ पाए हैं? यानी दो रेखाओं के बीच के झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। अब कोण आप समझ पाए हैं, कोण की परिभाषा। अब आप लिख लीजिए, अगला हेडिंग डाल लीजिए यहीं, अगला हेडिंग डाल लीजिए टाइप ऑफ एंगल्स। अगला हेडिंग आपका होगा टाइप ऑफ एंगल, कोण के प्रकार। ठीक है, चलिए तो कोण के प्रकार में हम पहला आपको बताते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण। न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब क्या हो गया कि थीटा का जो मान होगा वो 0 से अधिक होगा। क्या होगा? 0 से तो अधिक होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। बात समझ पाए हैं? 0 से अधिक होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। जैसे मैं कह सकता हूं कि ये वाला एंगल, ये 0 से छोटा है, 90 से, 0 से बड़ा और 90 से छोटा है। अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कोई एंगल है 89.99, तो ये कौन सा एंगल है? तो ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि 90 डिग्री से अगर 0.0001
भी छोटा होगा तो क्या होगा, एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल का मतलब हुआ कि 0 डिग्री से तो बड़ा होगा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होगा। अगला पॉइंट लिखिए, पॉइंट नंबर इसमें 2, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण। तो भैया समकोण का मतलब कि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब बात समझ पाए, थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। अगला पॉइंट लिखिए भैया, ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब कि थीटा का जो मान होगा वो 90 डिग्री से अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से सो अधिक होगा लेकिन 180 डिग्री से कम होगा। यानी कहने का मतलब कुछ ऐसा एंगल बनेगा। बात आप समझ पाए हैं, 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 से कम होगा। अगला पॉइंट लिखिए, स्ट्रेट लाइन। इसको हम हिंदी में क्या बोलेंगे, ऋजु कोण। देखिए अगर थोड़ी बहुत कहीं इंग्लिश गलत हो सकती है, हिंदी गलत हो सकती है, ठीक है। मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूं तो थोड़ी बहुत इंग्लिश हिंदी की गलती हो सकती है। अब ऋजु कोण का मतलब क्या होगा कि स्ट्रेट लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले यहाँ बना देता हूँ आपको। तो भैया ऋजु कोण का मतलब थीटा बराबर 180 डिग्री। ये बनेगा कैसे, ऐसे। यानी एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो 180 डिग्री का कोण बनता है। एक लाइन पे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो क्या कहलाएगा, ऋजु कोण, यानी कि थीटा बराबर 180 डिग्री। अगला पॉइंट लिखिए, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब क्या हो गया, बृहत कोण। मतलब यहां क्या होगा, जो थीटा की वैल्यू होगी वो 180 से अधिक होगी लेकिन 360 से कम होगा। बात आप समझ पाए, जो थीटा का मान होगा, जो एंगल होगा वो 180 से ज़्यादा होगा लेकिन 360 से कम होगा। कहने का मतलब कुछ ऐसा एंगल बनेगा। ये वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। बात समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो कौन सा एंगल होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। अगला पॉइंट लिखिए 6, रोटेशन एंगल या रोटेशन लिख लीजिए। रोटेशन, इसकी हिंदी क्या होती है, पूर्ण कोण। यानी कहने का मतलब जब हम किसी, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये क्या पॉइंट है, अगर मैं इस पॉइंट से उठाता हूं और ऐसे पूरा एक चक्कर लगा देता हूं, यानी जहां से मैंने उठाया था अगर वहीं ला के मिला देता हूं तो पूरे कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। आप बात समझ पाए, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। तो आपने पढ़ा ये 6 प्रकार के, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट लाइन, रिफ्लेक्स एंगल और रोटेशन। ये बात समझ पा रहे हैं। इसके बाद मैं आपको और भी एंगल बताऊंगा कि और एंगल में आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये क्या थे अपने टाइप ऑफ एंगल, ठीक है। अगला हेडिंग डालिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अगला हेडिंग डालिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। वर्टिकली अपोजिट एंगल, इसकी हिंदी क्या हो गई, शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं। जब मान लीजिए दो लाइनें किसी पॉइंट पे ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। बात आप ध्यान से समझिए कि जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी यूनिक पॉइंट पे जब इंटरसेक्ट करती हैं तो अपोजिट एंगल को क्या बोलते हैं। जैसे ये शीर्ष है तो ये वाला एंगल, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। बात आप समझ पा रहे हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण।
तो जब दो लाइनें एक दूसरे को किसी बिंदु पे प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर रुकते हैं। लिख लीजिए वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। ठीक है, शीर्षा, मैं हिंदी में भी बोल दे रहा हूं, लिख लीजिए आप लोग, शीर्षा, इसकी हिंदी में बोल रहा हूं, शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर और ये वाला कोण इस कोण के बराबर। इस बात को समझिए कैसे होगा, मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए ये वाली एक लाइन है, मान लीजिए मैं यहाँ नाम दे देता हूं, अगर थोड़ी देर के लिए इसको मैंने नाम दे दिया ए, यहाँ दे दिया हमने बी। अगर लाइन ए बी की मैं बात करूं तो अगर ये अल्फा है तो ये क्या बनेगा, अगर ये अल्फा है तो क्या बनेगा, रुकिए मैं रेड पेन से आपको दिखा रहा हूं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये क्या बनेगा, तो आप कहेंगे 180 माइनस अल्फा बनेगा, बनेगा कि नहीं? क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया है कि एक लाइन पे अधिकतम 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर ये अल्फा है तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। अगर 180 माइनस अल्फा है तो अब अगर मैं इस लाइन की बात करता हूं तो इस लाइन पे भी 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो भैया अगर ये 180 माइनस अल्फा है तो ये फिर अल्फा हो जाएगा, और अगर ये अल्फा है तो फिर ये कितना बन जाएगा, अगर ये अल्फा है तो फिर ये कितना बन जाएगा, 180 माइनस अल्फा। अब बात समझ पाए हैं, क्योंकि इस लाइन पे भी तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो अगर ये अल्फा है तो 180 माइनस अल्फा। तो यही मैंने बताया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये कोण इस कोण के बराबर और ये कोण इस कोण के बराबर। क्लियर? इसका भी इम्प्लीमेंटेशन होगा जब आपको क्वेश्चंस आएंगे, तब आप वहां से ज्यादा चीजों को समझ पाएंगे। अभी लिखते रहिए। अगला लिखिए, अब देखिए मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं कि जब दो पैरेलल लाइन को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन, कोई भी तिर्यक रेखा जब उसको प्रतिच्छेद करती है तो क्या कोण बनता है, ठीक है, उसके बारे में लिखिए। लिखिए अगला, पैरेलल लाइंस, यहां लिख लीजिए ठीक है। यानी कि जब दो समांतर रेखाओं को, मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, एक है L और दूसरा हमने नाम दे दिया M। अगर ये दोनों रेखाएं समांतर हैं और कोई भी तिर्यक रेखा इसको ऐसे कट करती है तो यहाँ कौन कौन से कोण बनेंगे, क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइप ऑफ एंगल। तो हमने आपको बताया, बताते आ रहा हूँ, फिर उसके बाद हमने बताया आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल। उसके बाद ये है कि जब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी तिर्यक रेखा काटेगी तो कौन कौन सा कोण बनेगा। तो पहला आप लिख लीजिए, इसमें क्या क्या बनता है, तो पहला लिख लीजिए स्टार बना के, संगत कोण। कौन सा कोण बनेगा, तो भैया संगत कोण। इसकी इंग्लिश क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या बनेंगे। देखिए संगत कोण का मतलब हुआ कि एक समान दिखने वाले। जैसे मैं अगर कहूं, अगर इस ये वाला कोण है, चलिए पहले मैं नाम दे देता हूं, आप ध्यान से समझिए। मैं नाम दे देता हूं पहले। मान लीजिए ये वाला एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। मैंने इसका नाम दे दिया, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8। मैंने नाम दे दिया। अब संगत का मतलब एक जैसे दिखने वाले। तो देखिए इस लाइन के ऊपर यहाँ 1 है और इस लाइन के ऊपर यहाँ 5 है, इसका मतलब एक जैसे दिख रहे हैं, ये वाला 1 और ये वाला 5। तो हम कह सकते हैं कि कोण 1 बराबर, ऐसे लिख लीजिए, 1 बराबर किसके होगा, 5 के। या आप ऐसे लिखिए, एंगल बना के लिखिए, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के। बात क्लियर, आप समझ पाए। ऐसे ही अगर मैं देखूं, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर और ये वाला एंगल किस एंगल के बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी कोण 2 बराबर कोण 6। कोण 2 बराबर कोण 6। अगर आप ऐसे देखें तो इस लाइन के नीचे अगर ये ऐसे है तो फिर यहाँ ऐसे, ये भी दोनों संगत कोण है। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण 4 बराबर कोण 8। अगला क्या देख सकता हूं कि कोण 3 के बराबर कोण 7 होगा, ये भी संगत है। तो कोण 3 के बराबर कोण 7 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया संगत कोण। तो आप समझ पाए हैं कि कोण 1 के बराबर कोण 5 होगा, कोण 2 के बराबर कोण 6 होगा, कोण 3 के बराबर कोण 7 होगा और कोण 4 के बराबर कोण 8 होगा। ये कौन से एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण। अब इसमें देखिए एक पॉइंट और है, अल्टरनेट एंगल।
अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एकांतर कोण, तो बात आप ध्यान से समझिए, एकांतर कोण क्या क्या है। एकांतर का मतलब हुआ कि ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर होगा। एकांतर कोण का मतलब कि जहां जेड बने, जैसे मैं अगर ये दो पैरेलल लाइन खींच देता हूं, अगर ये लाइन बनती है तो यहाँ क्या बनेगा, जेड। ये जेड बन रहा है, आप देख रहे होंगे ये क्या बन रहा है, जेड। तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ठीक है, जहां जेड बनेगा। आप बात समझ पा रहे हैं। तो मैं ये कह सकता हूं कि कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के। कोण 3 बराबर किसके होगा, कोण 5 के। और यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ भी जेड बन रहा है, ये वाला देखिए उल्टा जेड बन रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। एंगल 4 एंगल 6 के बराबर होगा। बात आप समझ पाए, ठीक है। तो यहां से आपको क्या क्या मिला, संगत कोण। जब दो पैरेलल लाइंस को कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन यानी कि तिर्यक रेखा काटेगी तो हमको क्या मिलेगा, 4 जोड़ा हमको मिलेगा संगत कोण, और फिर क्या मिलेगा, एकांतर कोण। इसमें एक अगला पॉइंट क्या है, लीनियर पेयर, वो मैं बता रहा हूं, आप इसको लिख लीजिए। अभी मैं आपको सारी चीजें समझा रहा हूं, ध्यान दीजिए। इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो कहां यूज होगा आपका, जब अभी मैं क्वेश्चंस लूंगा तो उसमें यूज होगा। देखिए मेरी बात आप समझिए ध्यान से, मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश कर रहा हूं कि अगर दो पैरेलल लाइन से मेरे दोस्त, और एक कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है, तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। मैंने क्या कहा, फिर से सुनिए कि दो पैरेलल लाइंस को जब कोई भी ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ यानी इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और ट्रांसवर्सल लाइन के दूसरी तरफ भी दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह सकता हूं, लिख लीजिए, छेदक रेखा के एक तरफ बने कोणों का योग 180 डिग्री। बात समझ पा रहे हैं। यानी मैं ये भी कह सकता हूं, इंग्लिश में अगर मैं बोल दूं तो कैसे, इसको आप समझ लीजिए कि ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ जो दोनों बने कोण होंगे, जो दोनों एंगल्स होंगे, उनका सम कितना होगा, तो 180 डिग्री होगा। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि एंगल 3 और प्लस एंगल 6 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और मैं एक चीज और कह सकता हूं कि एंगल 4 और एंगल 5 कितना होगा, तो ये भी होगा 180 डिग्री। अब बात समझिए कैसे हो रहा है, मैं उस चीज को भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए आपने क्या कहा है कि 4 और 5 का जो जोड़ होगा 180 डिग्री होगा, और 3 और 6 का जो जोड़ होगा क्या होगा, 3 और 6 का जोड़ क्या होगा, 180 डिग्री। अब बात समझिए 3 किसके बराबर है, ये जो एंगल 3 है वो किसके बराबर है, एंगल 1 के बराबर है। अगर मैं ये 3 देखूं, यहां से फिर से समझिए, मैं आपसे यहां समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मान लीजिए ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, ठीक है, हमने बताया कि ये एंगल कौन सा है, 3 है, और ये क्या 6 है। हमने आपको कहा कि एंगल 3 प्लस एंगल जो 6 है वो क्या होगा, 180 डिग्री। यही बात है। अब इसको आप बात को ध्यान से समझिए कि जो ये वाला एंगल है 3, वो इसी एंगल के तो बराबर होता है भाई। अभी आपने समझा कि एकांतर कोण यानी ये वाला जो एंगल होगा इस एंगल के बराबर होगा, तो हम इसका नाम दे सकते हैं 5। बात आप समझ पा रहे हैं। तो ये जब दोनों एंगल आपस में बराबर हैं, यानी ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, और इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री ही तो होगा, क्योंकि एक लाइन पे बने हुए हैं। तो अब मेरी बात, हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे कि अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, तो छेदक रेखा के एक तरफ इन दोनों कोणों का योग, मैं लिख देता हूं कि इन दोनों कोणों का योग जो होगा मेरे भाई 180 डिग्री होगा, और इन दोनों कोणों का जो योग होगा मेरे भाई वो भी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप बातों को समझ पाए होंगे, ठीक है। अब उसके बाद अब अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगला हेडिंग डालिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अभी मैंने बताया है कि मैं 15-20 क्वेश्चन इसके साथ कराऊंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब हमारी थियरी खत्म होगी तो हम लगभग 500 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इस चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है, तो बाकी आपकी मर्जी है, सब्सक्राइब करिए या ना करिए, ठीक है। पढ़ते लेकिन जरूर रहिए। चलिए अगला ये है, अगला क्या है, हमने क्या बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। हेडिंग डाल लीजिए आप, कॉम्प्लीमेंट्री।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब क्या हो गया? पूरक कोण। इसका एक और नाम है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? पूरक कोण। इसका एक और नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं कोटि पूरक भी बोलते हैं, कोटि पूरक कोण। बात आप समझ पाए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब कोटि पूरक कोण या पूरक कोण। बात आप समझ पाए? ठीक है, अभी मैं आपको याद करने का तरीका भी सिखा दूंगा ताकि आपको हमेशा याद रहेगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। जब दो एंगलों का जोड़ 90 डिग्री होता है तो क्या कहलाता है? वो दोनों एंगल क्या हैं? जैसे मैं अगर बात करूं कि ये देखिए 90 डिग्री का कोण है, बात आप ध्यान से समझिएगा, ये 90 डिग्री का कोण है। मैं अगर एक लाइन खींच देता हूं ऐसे, अगर ये मान लीजिए मैं थीटा दे देता हूं और इसको नाम दे देता हूं अल्फा, तो आपको पता है अगर मैं इसको अलग अलग बनाऊं तो ऐसे बनेगा। एक से ऐसे बनेगा, ये थीटा हो जाएगा और ये अल्फा हो जाएगा। और आपको पता है कि थीटा प्लस अल्फा बराबर क्या? 90 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये कि थीटा और अल्फा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। यानी थीटा का पूरक ये है और अल्फा का पूरक ये है, यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक का एक और नाम है कोटि पूरक। तो जब दो एंगल्स का जोड़, अब डेफिनेशन क्या है लिख लीजिए, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो जाते हैं, यानी कि पूरक कोण हो जाते हैं। यहां से हमें उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगला हेडिंग डालिए, जैसे मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से भी समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। जैसे मैं अगर आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए कोई एंगल है 40 डिग्री, तो इसका कोटि पूरक क्या होगा? तो आप कहेंगे 50 डिग्री। अगर मैं कहूं एक का पूरक क्या होगा? तो आप कहेंगे 89 डिग्री। अगर मैं कहूं कि 35.5 का कोटि पूरक क्या होगा? तो आप कहेंगे 54.5 डिग्री। कहने का मतलब इन दोनों का जो जोड़ होगा 90, इन दोनों का जो जोड़ होगा 90, इन दोनों का जो जोड़ होगा 90, यानी ये दोनों ही एंगल क्या है? ये वाला एंगल इसके पूरक, ये वाला एंगल इसके पूरक। ठीक है, अगला हेडिंग डालिए आप लोग, सप्लीमेंट्री एंगल। समपूरक कोण। देखिए अब आपको याद कैसे रखना है, इसमें मैं बता देता हूं कि जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, क्या होता है? 180 डिग्री होता है। बात समझिए यहां से, जब दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है, यानी आपको पता है कि हमने आपको बताया कि एक लाइन पे अधिकतम 180 डिग्री का कोण बन सकता है। अगर मैं यहां से कोई लाइन इस पे खींच देता हूं, ये मान लीजिए अल्फा है और ये मान लीजिए बीटा है, तो आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा 180 डिग्री होगा। यही तो बात है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो आप समझिए कि दो एंगल्स का सम, जब दो एंगल का जोड़ 180 डिग्री होगा तो दोनों ही एंगल एक दूसरे के समपूरक होंगे। यानी अल्फा बीटा के समपूरक है और बीटा अल्फा के समपूरक है। ठीक है, अब बात समझ पाए? तो अब याद कैसे रखना है पूरक और समपूरक, ताकि आपको कभी ना भूले, या कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री आपको कभी ना भूले। बात समझिए, देखिए ये स्टार्ट हो रहा है सी से और ये स्टार्ट हो रहा है एस से, तो आपको पता है, आप रीजनिंग तो पढ़ ही रहे होंगे, तो आपको पता है कि यस तो बड़ा होता है, एस का पहले 19 होता है और इसका 3 होता है। इसका मतलब अगर इसका प्लेस बड़ा है तो इन दोनों का सम भी क्या होगा? बड़ा होगा। इसका प्लेस अगर छोटा है तो इन दोनों का जोड़ भी छोटा होगा। तो आप कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है, और वैसे समझिए पूरक तो छोटा है ना और समपूरक बड़ा है, नाम से भी पता चल रहा है। पूरक क्या होता है? पूरक मतलब छोटा और समपूरक मतलब बड़ा है, यानी इसमें 5 अक्षर है, इसमें 3 अक्षर है, तो जहां 3 अक्षर होगा उसका जोड़ होगा कम और जहां 5 अक्षर होगा उसका जोड़ होगा ज्यादा। अब बात समझ पाए? क्लियर हो गया? अब देखिए मैं यहीं से थोड़ी सी चीजें और आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। मैंने आपको कहा भैया कि पूरक एंगल्स जो होंगे, दो एंगल्स का सम होगा 90 डिग्री और जो समपूरक होंगे उनके दो एंगल का सम होगा 180 डिग्री। यहां से आप एक और कॉन्सेप्ट सीख सकते हैं, इस बात को समझिए। अगर मान लीजिए मैं कहता हूं एंगल 1 एक डिग्री का एंगल है, तो बताइए इसका पूरक क्या होगा? तो आप कहेंगे सर पूरक होगा 89 डिग्री। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका समपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर कितना होगा? 179 डिग्री। यानी इसका ये पूरक होगा
और इसका ये समपूरक होगा, यही तो बताएंगे आप। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ यहाँ 40 डिग्री, तो इसका पूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका पूरक होगा 50 डिग्री। और मैं पूछूँ इसका संपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर संपूरक होगा 140 डिग्री। आप बात समझ पाए। अगर मैं कहता हूँ एक एंगल में लेता हूँ अल्फा, तो इसका पूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसका पूरक होगा 90 माइनस अल्फा। और इसका संपूरक क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 180 माइनस अल्फा। तो आप एक ध्यान से समझिएगा, एक चीज आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होंगे, ये क्या है, पूरक यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सी का मतलब प्लेस छोटा है, इसका मतलब इसका जोड़ छोटा। एस का प्लेस बड़ा है, इसका मतलब जोड़ बड़ा। क्योंकि ये कंफ्यूजन बच्चे को होता रहता है कि सप्लीमेंट्री है कि कॉम्प्लीमेंट्री, किसका जोड़ 180 है किसका जोड़ 90 है। तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं। अब आप ध्यान देंगे कि ये पूरक है और ये क्या है, समपूरक है। तो आपने एक चीज ऑब्जर्व किया कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना, 90 डिग्री। कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 90 डिग्री। इन दोनों का जो डिफरेंस है कितना है, 90 डिग्री। तो एक चीज मैं यहां से कह सकता हूं कि किसी भी एंगल के पूरक कोण और संपूरक कोण का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। बात क्लियर हो पाया। मैंने कहा किसी भी एंगल के पूरक कोण और संपूरक कोण का जो डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री होगा। मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने आपको यहां तक बता दिया पूरक और संपूरक। अब इस पे क्वेश्चंस आपको कैसे करने हैं, देखिए आपको क्वेश्चन कैसे मिलेंगे। ध्यान दीजिए। अब मैं आपसे कहता हूं, इसमें मैं कुछ बेसिक्स क्वेश्चन लेता हूं। मान लीजिए मैंने दिया क्वेश्चन नंबर पहला, ठीक है। मैंने दिया कि 3x प्लस 10 और ये क्या है 2x प्लस 20। ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। एक दूसरे के क्या है, ये एंगल और ये एंगल आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर ये दोनों कोण एक दूसरे के पूरक हो, तो पूरक का एक और नाम है कोटि पूरक। एक दूसरे के पूरक हो तो x का मान क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के पूरक है तो इनका जोड़ 90 डिग्री होगा। ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है। इसका जोड़ कितना होगा, 90 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा 5x, और ये 20-30 उधर जाएगा तो क्या बचेगा 60। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 12 डिग्री। x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 12 डिग्री। तो बात आप समझ पाए हैं। हालांकि एसएससी में नहीं पूछा जाएगा, इस लेवल का ये खत्म लेवल का सवाल है। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाया है कि अदर किसी भी एग्जाम में आ जाए, प्री लेवल में पूछ सकता है, मेंस में तो कभी नहीं पूछेगा। अब बात समझिए, मैं ही आपको एक सप्लीमेंट्री एंगल पे क्वेश्चन करा देता हूं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस लूंगा जो एग्जाम में आए हुए हैं या जो आने वाले हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन मैं लेता हूं। ठीक है, यानी ये एंगल और ये एंगल अगर दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, सप्लीमेंट्री मतलब कि संपूरक, तो आपको यम का मान बताना। तो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं या संपूरक हैं तो उनका सम 180 डिग्री होगा। तो भैया सम 180 डिग्री का मतलब 4m प्लस 20 और प्लस 36 की वैल्यू क्या होगी, 180 डिग्री।
तो 4m बराबर क्या होगा, ये 56 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 56 और 4 60, 60 20 80 180 डिग्री। तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी 120/4। तो m बराबर क्या हो जाएगा 31। अब बात समझ पाए हैं। ये दो क्वेश्चन हमने आपको बेसिक्स लिए हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट पहले क्लियर हो कि यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पे कैसे सवाल बनेंगे। मैं कुछ और सवाल लेता हूँ, ठीक है। चलिए